चैप्टर 12 नरक का द्वार और बाप का गुनाह। शुरुआत एक बहुत ही भारी और डरावनी धुन से होती है। बैकग्राउंड में सूखे पत्तों के सरसराने और किसी के रोने की बहुत धीमी आवाज आ रही है। ईशान की भारी सांसें माइक्रोफोन के बहुत करीब महसूस हो रही हैं। दृश्य 1 खन्ना की हवेली का मुख्य हॉल, रात के 2:15 बजे। हवेली के उस आलीशान हॉल में अब सिर्फ मौत का सन्नाटा बचा था। ईशान फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थी, उनकी जगह सिर्फ गहरा कोयले जैसा काला रंग था। उसके शरीर से निकलने वाली ठंडी भाप अब पूरे हॉल में कोहरे की तरह फैल रही थी। सुमित पसीने से लथपथ कांपती आवाज में, ईशान ओ भाई बोल न कुछ, तू ऐसे क्यों देख रहा है? राधिका देख न इसे, ये सांस भी ले रहा है या नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है यार, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राधिका की हालत सुमित से भी बदतर थी। उसने अपना कैमरा कसकर पकड़ रखा था, लेकिन उसके हाथ थरथरा रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि दीवारें धीरे धीरे उनकी तरफ झुक रही हैं। राधिका फुसफुसाते हुए, सुमित हिलो मत। ईशान के चारों तरफ जो वो काली धुंध दिख रही है, वो कोई साधारण धुआं नहीं है, वो एक्टोप्लाज्म है। जब रूहें किसी शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं, तो ऐसा ही होता है। ईशान हमारे साथ नहीं है अब। SFX अचानक हवेली के झूमर के कांच आपस में टकराने लगते हैं, टिन 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 टिन। ईशान आवाज ऐसी है जैसे पाताल से आ रही हो। कब्जा? कोई मुझ पर कब्जा नहीं कर सकता। मैं बस देख रहा हूँ, वो सब देख रहा हूँ जो तुम लोग नहीं देख सकते। खन्ना वो बुढ़ा मरा नहीं है, वो इस हवेली की रगों में दौड़ रहा है। और माया गुस्से में है। ईशान धीरे धीरे खड़ा होता है। उसके उठने के अंदाज में कोई इंसानी लचीलापन नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाश जकड़न के साथ सीधी हो रही हो। हड्डियों के चटकने की तेज आवाज, कड़क कड़क। सुमित, ईशान रुक जा भाई, देख हम बाहर चलते हैं। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, हम सीधे शमशान वाले बाबा के पास चलेंगे। ये सब हमारे बस का नहीं है। तू कह रहा था ना कि तेरे बाप का इसमें कुछ हाथ है। हम घर जाकर बात करेंगे। ईशान अचानक मुड़कर सुमित की तरफ झपटता है और उसका गला पकड़ लेता है। घर? कौन सा घर सुमित? वो घर जो खून की नींव पर खड़ा है। तुझे पता है मेरे कंधे पर ये निशान क्यों है? क्योंकि मेरे बाप ने मुझे पैदा होते ही गिरवी रख दिया था। ईशान की पकड़ सुमित के गले पर इतनी मजबूत थी कि सुमित का चेहरा नीला पड़ने लगा। राधिका चिल्लाए और उसने ईशान को पीछे खींचने की कोशिश की। राधिका छोड़ो इसे ईशान, तुम मार दोगे उसे, ये तुम्हारा दोस्त है। ईशान ने झटके से सुमित को छोड़ा। सुमित फर्श पर गिरकर खांसने लगा। ईशान की आंखों से अब काले रंग का गाढ़ा द्रव बह रहा था। दृश्य 2 रहस्यमयी तहखाना और वो खूनी फाइल। ईशान की नजरें अब हॉल के उस कोने पर जमी थी जहां खन्ना का सोफा रखा था। वह बिना कुछ बोले वहां बड़ा और भारी भरकम सोफे को एक हाथ से हटा दिया। उसके नीचे लकड़ी का एक पुराना सड़ा हुआ दरवाजा था। दरवाजे के कुंडे की खुलने की चरमराती आवाज, चर्र धमाक। जैसे ही दरवाजा खुला, नीचे से सड़ी हुई मांस और पुरानी किताबों की मिली जुली बदबू का एक भभका आया। राधिका को उबकाएं आने लगी। ईशान नीचे, सब कुछ नीचे है। मेरा अतीत, तुम्हारा डर और खन्ना का राज। ईशान सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सुमित और राधिका के पास कोई चारा नहीं था। ऊपर हॉल के कोनों से अब काली परछाइयां मकड़ियों की तरह निकलकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। लोहे की सीढ़ियों पर जूतों की गूंज, खट खट खट। तहखाना किसी पुरानी लाइब्रेरी जैसा था, लेकिन वहां किताबें नहीं बल्कि इंसानी खोपड़ियां और अजीबोगरीब जार रखे थे। बीच में एक बड़ी सी मेज थी जिस पर एक पीली पड़ चुकी फाइल रखी थी। राधिका कांपते हुए, ये जगह तो किसी कसाईखाने जैसी लग रही है। सुमित वहां देखो, वो क्या है? कोने में एक बड़ा सा शीशा था, लेकिन उस पर कालिक पुती हुई थी। सुमित ने हिम्मत जुटाकर मेज पर रखी फाइल उठाई। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट 18 रूहों का संचयन। सुमित, ईशान देख, इसमें बहुत सारे लोगों की फोटो हैं। ये तो वो लोग हैं जो पिछले 20 सालों में इस शहर से गायब हुए हैं। और देख, आखिरी पन्ने पर। सुमित की आवाज रुक गई। उसकी आंखों में खौफ तैरने लगा। ईशान पर। सुमित, क्या लिखा है? सुमित, इसमें लिखा है अंतिम आहुति। ईशान, और नीचे तेरे पिता के साइन है। तारीख है 14 अगस्त 1998, तेरा जन्मदिन। ईशान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे वो धुंधली यादें आने लगी। पंजाब का वो छोटा सा घर जहां उसके पिता आधी रात को किसी से बात करते थे।
वो मुहर जो उसके कंधे पर गर्म लोहे से दागी गई थी। दृश्य 3, माया का आगमन और खन्ना का अंतिम खेल। अचानक तहखाने की सारी नीली मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। अंधेरा इतना घना है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ भारी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं। आवाज हवा में गूंजती हुई, बलिदान। बलिदान अधूरा रह गया। मुहर जाग गई है लेकिन शरीर अभी भी जिंदा है। यह आवाज किसी औरत की थी लेकिन उसमें हजारों रूहों का दर्द था। यह माया थी, राधिका, वो यहाँ है। सुमित, टॉर्च जलाओ। जैसे ही सुमित ने टॉर्च जलाई, टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि ईशान के ठीक पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी है। एक लड़की जिसके कपड़े फटे हुए थे और जिसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी। उसके हाथ लंबे और नाखून काले थे। ईशान चीखते हुए, माया, मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। तुम्हें कैद किया गया था। खन्ना ने तुम्हें इस्तेमाल किया। माया का साया धीरे धीरे ईशान के करीब आया। उसने अपना ठंडा हाथ ईशान के उस कंधे पर रखा जहां मौत की मुहर थी। जलने की आवाज और ईशान की दर्दनाक चीख, माया फुसफुसाते हुए, तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बचाया, उन्होंने तुम्हें बेचा। अब तुम मेरे हो। हम दोनों मिलकर खन्ना को खत्म करेंगे। अचानक तहखाने की दीवारें फटने लगी। खन्ना, जो अब एक साए के रूप में बदल चुका था, ऊपर से नीचे कूदा। उसकी शक्ल अब किसी शैतान जैसी थी। खन्ना, मूर्ख लड़की, तू इसे बचाएगी। ये तो मेरी चाबी है। इस लड़के का खून ही मुझे साया-ए-आज़म की शक्तियों तक ले जाएगा।